अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है। यून खड़ा होता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि चेयरमैन आ गए हैं। फिर चेयरमैन को दिखाया जाता है। चेयरमैन उतरते हैं गाड़ी से। यून चेयरमैन को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। ये तो वही है, फाउंडर ऑफ द संगयोन कंपनी। यून को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और यून उनको टच कर कर देखता है। इतने में यून की मदर आती हैं और उसको साइड पर करती हैं और ग्रैंडफादर से सॉरी करती हैं। वो उसको समझाती हैं कि ग्रैंडफादर के सामने अच्छे से बिहेव किया। ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती हैं और सब लोग अंदर चले जाते हैं। यून ग्रैंड मदर से पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो वो कहती हैं क्या तुम सिली हो? ये कैसे सवाल कर रहे हो? तुम दूजन हो, तुम जिन फैमिली के सबसे छोटे बेटे हो। फिर दूजन कंपनी के बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ पर 1987 लिखा हुआ था। फिर यून खुद से सवाल करता है क्या मैं चेयरमैन जिन यांग चिल की फैमिली का मेंबर हूँ। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। वो सब एक गाड़ी में जा रहे हो। फिर उनके फादर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हो, ये तुम्हारे ग्रैंड पा का घर है। हंग जुन को ग्रैंड पा का घर बहुत अच्छा लगता है। हंग जुन बोलता है कितना बड़ा घर है ये, इसमें कितने कमरे होंगे? तो दूजुन बताता है इसमें 13 कमरे हैं। जुन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है? इतने में वहाँ पर उनकी मदर आ जाती जो कि उनसे कहती हैं यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना। फिर उनके फादर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हारी मदर ज़्यादा नर्वस लग रही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। उनकी अपनी वाइफ से किचन में जाकर पार्टी की तैयारियां करने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ और उनकी बड़ी दो बहुएं उनके साथ किचन में पार्टी की तैयारियां कर रही होते हैं और वो दोनों बहुएं ग्रैंड माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ पर हाइन आ जाती हैं जो कि ग्रैंड मदर से पूछती हैं कि मैं यहाँ पर क्या हेल्प करवाऊँ आपकी। ग्रैंड माँ उनको मना कर देती हैं और कहती हैं कि जाके यूंग की और बच्चों को देखो। ग्रैंड माँ के जाने के बाद बड़ी दोनों बहुएं हाइन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाती हैं। इतने में वहाँ यूंगी की बहन आ जाती है और वो हाइन से कहती है कि तुम्हें मेरी भाभी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ खड़ी रहो और स्माइल करती रहो। दूजन वहाँ खड़ा अपनी माँ को इंसल्ट होते देखता है तो उसको एहसास होता है कि ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर दूजन को दिखाते हैं जो कि चेयरमैन यांग चोल के कमरे की तरफ जा रहा है। वहाँ पर चेयरमैन के बड़े बेटे जिन यंग ने उनके लिए एक डिश बनवाई होती है जो कि उनको पसंद नहीं आते। वो जिन यंग से पूछते हैं कि इसमें राइस के कितने ग्रेन्स डाले हैं, तो वो बताता है कि 320। चेयरमैन शेफ से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसमें 280 ग्रेन्स डालना। जब चेयरमैन कमरे से बाहर आते हैं तो वहाँ पर कुछ गेस्ट खड़े उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं जिसका वो अच्छे से वेलकम कहते हैं। फिर जिन यांग अपने फादर से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि राइस ग्रेन्स कितने होते। तो चेयरमैन उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि सुनियन होटल में एक जापानीज रेस्टोरेंट है? फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता। फिर चेयरमैन उससे पूछते हैं कि तुम डिप्टी CEO और मुझे बताओ कि इस साल की कितनी सेल्स हैं। तो चेयरमैन को बताता है कि $2.3 बिलियन है। तो चेयरमैन उससे पूछते हैं कि जापानीज़ की कितनी है। तो इस पर चेयरमैन का असिस्टेंट बताता है कि एच की 26.5 जबकि टी की $20 बिलियन सेल्स है और दोनों की ही सेल हमसे 10 गुना ज़्यादा है। फिर जिनयंग बताता है कि हम अपने कंट्री में नंबर 1 पर हैं, हमारे कंट्री में हमारी सेल्स टॉप पर है। जिस पर चेयरमैन उसको कहते हैं कि तुम नेशनल कंपटीशन की बात कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। जब चेयरमैन बाहर आते हैं तो ग्रैंड मदर उन्हें यूंगी से मिलने को कहते हैं। यूंगी के दोनों बेटे ग्रैंड पा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ग्रैंड माँ ग्रैंड पा से कहती हैं कि आपको अपने बेटे पर प्राउड होना चाहिए कि उसने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी बनाई है। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या इससे सुंग यिंग को फ़ायदा होगा, अगर नहीं तो फिर तुम मेरे बेटे ही क्यों हो। फिर वो अपने बेटे को समझाती हैं कि इनकी बातों को दिल पर मत लेना, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे फादर को गुस्सा जल्दी आ जाता है। फिर दूजन को दिखाते हैं कि वो फैमिली फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे सब कुछ याद है जिन फैमिली के बारे में, लेकिन जब भी मैं दूजन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है और मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। दूजन सुंग जुन को एक कमरे में जाता देखता है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पर वो सुंग जुन को ग्रैंड पा की कुछ चीज़ों को चोरी करता हुआ देखता है। जब सुंग जुन वहाँ से बाहर निकलता है और वो दूजन को देखकर डर जाता है और एकदम से उसे एक वास गिर जाता है और वो वास टूट जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि यूंगी के बड़े भाई उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी फिल्म किस बारे में है। वो उन्हें बताता है कि मेरी फिल्म फ्रेंच के लोगों के बारे में है।
इतने में वहाँ हंगजुन आ जाता है और वो आकर बताता है कि दूजुन खतरे में है। सियोंग जुन दूजुन के हाथ में एक वास का टुकड़ा रखकर कहता है कि ये वास तुमसे टूटा है। फिर वो दूजुन को धमकाता है कि तुम चाहे जो कुछ मर्जी कहना, लेकिन ग्रैंडपा तो मेरी ही साइड लेंगे। पर दूजुन कहता है कि तुम बड़े होने के बाद भी इसी तरह मैस क्रिएट करते रहोगे। जिस पर सियोंग जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो दूजुन को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन इतने में सब लोग कमरे में आ जाते हैं। सबके कमरे में आने के बाद सियोंग जुन दूजुन पर वास तोड़ने का इल्जाम लगा देता है। दूजुन बताता है कि इसी ने तोड़ा है, जिस पर यंग जिन पूछता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। दूजुन बताता है कि ये यहाँ पर ग्रैंडपा की चीजें चुरा रहा था और ऐसा करते हुए मैंने खुद इसको देखा है। ये कहकर दूजुन उसके पास आता है और उसकी जेब में हाथ डालता है और चेयरमैन का एक पेन निकाल लेता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सियोंग जुन को गुस्सा आता है और वो दूजुन को पंच करता है। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। सियोंग जुन ग्रैंडपा से कहता है कि वो मैंने नहीं तोड़ा। ग्रैंडपा सियोंग जुन से कहते हैं तुम जानते हो कि तुमने क्या गलत किया है। मुझे इस वास की फिक्र नहीं है। तुम्हें कंपनी का ओनर बनना है, हजारों लोग तुम्हारे अंडर काम करेंगे। तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। यून वहाँ खड़ा सोचता है कि जो मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा है वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है। इस सब के बाद वो वहाँ से भागकर बाहर की तरफ जाता है। वहाँ से वो भागते हुए एक टैक्सी में बैठ जाता है और अपने घर की तरफ जाना शुरू करता है। फिर उसको यून के घर के बाहर खड़ा दिखाते हैं। वो वहाँ बाहर खड़ा होकर अपनी मदर और अपने फादर को देख रहा होता है और अपने छोटे भाई को भी देख रहा होता है। यूंगी को दूजुन के बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है और वो अपने वाइफ से रिलैक्स होने के लिए कहता है। फिर दूजुन घर के अंदर चला जाता है और पूछता है कि मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है। तो उसकी यानी यून की मदर उसको खाना सर्व करती हैं और वो उसको एक बैंडेज भी देती है। वो खाना खा रहा होता है, इतने में उसकी मदर आ जाती हैं और उसको वहाँ से ले जाती हैं। फिर दूजुन को गाड़ी में दिखाते हैं, जो अपने हाथ में पकड़े बैंडेज को देखकर रोने लग जाता है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मॉम जिंदा हैं। जिस पर हाइन उसको कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड मदर पर, जो ग्रैंडफादर से कहती हैं आपका बेटा और आपके पोते 10 साल बाद आपसे मिलने के लिए आए और आप कैसे पुरसुकून बैठे हैं उनको घर से निकालने के बाद। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है। फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से कहते हैं कि मैंने उनकी पढ़ाई वगैरह पर कितने पैसे लगाए और मुझे मेरे लगाए गए पैसों से कुछ तो फ़ायदा हो। फिर दूजुन को दिखाते हैं, जो कि अपने बचपन की फ़ोटोज़ को देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं इस फैमिली के सिर्फ एक मेंबर के बारे में नहीं जानता और वो मैं हूँ। क्या मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। इतने में वहाँ पर उसकी मदर आ जाती हैं और वो दूजुन से आज के बारे में पूछती हैं और वो दूजुन को बताती हैं कि शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। जिस पर दूजुन उन्हें कहता है कि आप भी मेरी तरह महसूस करती थी। और फिर मैंने रीज़न ढूंढ ली उनको अपनी फैमिली एक्सेप्ट करने की, तुम और तुम्हारा भाई। एक दिन तुम भी अपनी रीज़न ढूंढ लोगे। फिर दिखाया जाता है कि तमाम कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस कम हो रही हैं और जापान और यूएस जो मार्केट की प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे थे। फिर चेयरमैन उनके न्यूयॉर्क बैठे एम्प्लॉय को फायर करने के लिए कहते हैं। फिर वो वहाँ जापान और यूएस की ऑफरिंग प्राइसेस डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर हम जापान की प्राइसेस पर सेल करते हैं तो हमें 130 मिलियन का लॉस होगा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि हम एक श्रिम्प की तरह हैं जो कि 2 व्हेल्स की फाइट में नुकसान उठा सकते हैं। दूजुन वहाँ आता है और ग्रैंड माँ उससे पूछती हैं कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो ग्रैंड माँ से अपने कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मैं यहाँ ग्रैंडपा से भी माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। ग्रैंड माँ उससे बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसको अपने साथ लेकर जाती हैं और उससे कहती है यहीं पर इंतज़ार करो, ग्रैंडपा जल्द ही बाहर आ जाएंगे। दूजुन वहाँ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। चेयरमैन की बेटी पूछती है कि अब आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट करें। वो वहाँ बैठकर यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो दूजुन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। बताता है कि मैं ग्रैंडपा से कल के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। जब चेयरमैन को बताया जाता है कि आपके छोटे बेटे का बेटा आपसे मिलने आया है, तो वो कहते हैं कि मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं। तब दूजुन कहता है कि मैं कल वाले वॉर्स के लिए पेमेंट करने के लिए आया। सब उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि उस वॉर्स की कीमत क्या है। तो वो कहता है $5 मिलियन। इतने रुपए काफ़ी होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। फिर वो कहता है कि अगर मैं होता तो मैं कोरियन कैंडिडेट को सपोर्ट करता।
जिस पर यंगजिन उसको कहता है कि क्या तुम यहाँ पर खड़े होकर बड़ों की बातें सुन रहे थे? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? जिस पर दूजिन जवाब देता है कि कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि वो अपने ग्रैंडफादर की चीज़ें चोरी, क्योंकि कहता है कि इसने कोई अखबार पढ़ लिया है जिसकी वजह से बड़ों की तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अमेरिकन और जर्मन कैंडिडेट कोलैबोरेट कर लेंगे तो कोरियन कैंडिडेट नहीं जीत सके। इस पर दूजिन कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो लोग एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगे? मिस्टर ओ दूजिन को घर जाने के लिए कहते हैं। फिर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है जिसमें दोनों कैंडिडेट्स के कोलैबोरेशन पोस्टपोन हो जाता है। तो चेयरमैन दूजुन को बात करने के लिए बुलाते हैं। दूजुन चेयरमैन को बताता है कि दो सक्सेसफुल कैंडिडेट आपस में हाथ नहीं मिलाते क्योंकि वो सोचते हैं कि वो वैसे ही जीत सकते हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपस में लड़ते रहें, जिसका फ़ायदा कोरियन कैंडिडेट को होगा। फिर चेयरमैन पूछते हैं तो मुझे कोरियन कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए, जिस पर दूजिन कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको नंबर 1 आने से पहले ही सपोर्ट करता और मैं उसको इतने पैसे देता जितना उसने सोचा भी नहीं हो, और अगर मैं उसको नंबर 1 पर आने के बाद पैसे देता तो वो उसको एज फॉर ग्रांटेड लेता। चेयरमैन उससे कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं? जिस पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने वास की पेमेंट कर चुका हूं। जिस पर चेयरमैन उसे कहते हैं कि ये एक आसान सा सवाल है, एक क्विज है। जिस पर दूजिन कहता है कि अगर ये क्विज है तो उस पर मुझे प्राइज़ भी मिलेगा। फिर वो उससे पूछते हैं कि नंबर 3 कैसे जीत सकता है जबकि नंबर 1 और 2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या कोई तरीका है कि एक श्रिम्प दोनों वेल्स को बीट कर जाए? दूजिन को फ़ौरन सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता, जिस पर ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह ही निकले। जब दूजिन बाहर आता है तो डोंकी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे? तब उनको कह देता है कि मुझे मेरे भाई ने कहा। फिर दूजिन को घर पर दिखाते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और फिर उसको ग्रैंडपा के पूछे गए सवाल का जवाब मिल जाता है। फिर वो ग्रैंड माँ से कहता है कि उसे ग्रैंडपा से बात करनी है, तो ग्रैंड माँ उसको बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बगदाद गए हुए हैं। वो ग्रैंड माँ से पूछता है कि वो बगदाद से कब वापस आएंगे। ग्रैंड माँ बताती हैं कि वो 29 अक्टूबर को वापस आएंगे। फिर उसको याद आता है इसी दिन तो एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था। फिर वो देखता है उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं ग्रैंडपा को बचाने के लिए, तो वो टेलीफोन बूथ पर जाकर पुलिस को होने वाले अटैक के बारे में बता, जिस पर पुलिस उसको कहती है कि तुम प्रैंक कॉल कर रहे हो और इस पर तो ये क्राइम है और तुम्हें इस पर सज़ा भी हो सकती है, और कॉल बंद कर देती। फिर वो वहीं से भागता हुआ ग्रैंड माँ के पास जाता है। माँ उससे पूछते हैं कि तुम उस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि आप मेरी ग्रैंडपा से बात करवा। ग्रैंड माँ उसकी फ़ोन पर बात करवाती हैं, लेकिन वहाँ उसको बताया जाता है कि ग्रैंडफादर जो हैं वो मीटिंग में बिजी हैं। फिर वो अपना मैसेज ग्रैंडपा को देने के लिए कहता है और वह बताता है कि मैंने क्विज का आंसर ढूंढ लिया है। फिर दूजिन को दिखाते हैं जो कि टीवी पर न्यूज़ सुन रहा था। इतने में ब्रेकिंग न्यूज़ में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है और वो बताते हैं कि बाकी की डिटेल्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। फिर सब लोगों को ग्रैंडपा के घर में दिखाया जाता है और वो पैसेंजर लिस्ट चेक कर चुके होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा भी उसी एयरक्राफ्ट में थे। वो सब रोने लग जाते हैं। इतने में पीछे से दरवाज़ा खुलता दिखाते हैं और ग्रैंडपा वापस आ जाते हैं। सब लोग ग्रैंडपा को देखकर हैरान रह जाते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई मर गया है जो तुम सब लोग रो रहे हो? तो वो लोग बताते हैं कि हमने पैसेंजर लिस्ट चेक की थी इसलिए हम परेशान हो गए थे। मिस्टर वो बताते हैं कि चेयरमैन को कोई ज़रूरी काम याद आ गया था इसलिए हम दूसरी फ्लाइट लेकर वापस आ गए। जिन गैंग अपने फादर से पूछता है कि मैंने सुना है आपको सियोल में अचानक ज़रूरी काम याद आ गया था। फिर वो अपने बेटों को बताते हैं कि मैं श्रिम्प को बड़ा करने जा रहा हूँ ताकि वो वेल्स की फ़ाइट में मर ना जाए। और वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी अपनी मौत को हाथ लगा कर आया हूँ और क्या मैं अभी भी किसी चीज़ से डर सकता हूँ? फिर ग्रैंडपा को कमरे में अकेला दिखाते हैं। वो एक फ़ाइल उठाती हैं, उसमें वो नोट होता है। उस नोट पर दूजिन के क्विज का आंसर लिखा हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। ग्रैंडपा को ये नोट फ्लाइट के दौरान मिला था जिसमें दूजिन बताता है कि एक तरीका है श्रिम्प को वेल्स की फ़ाइट से बचाने के लिए कि श्रिम्प को इतना बड़ा बना दिया जाए ताकि उसको वेल्स की फ़ाइट से कोई फ़र्क ना पड़े, और आपको कोरियन कैंडिडेट से मिलने के लिए 5 बजे तक यहाँ पहुँचना होगा। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब आपको मेरा जवाब मिले आप सियोल आ जाएं। और फिर ग्रैंडपा मिस्टर ओ से कहते हैं कि जल्दी से सियोल के लिए फ़्लाइट अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा कोरियन कैंडिडेट को कंग्रेचुलेट कर रहे थे जो कि जीत गया था ग्रैंडपा के सपोर्ट की वजह से।
नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा दुजिन से पूछते हैं कि तुम फ्यूचर जानते थे ना, और तुम जानते थे कि कोरियन कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो। तो उस पर दुजिन कहता है कि मैं जो जानता हूँ वो फ्यूचर नहीं है, बल्कि मैं तो आपके दिल के बारे में जानता हूँ। शिम्प के पास कोई रास्ता नहीं था वेल से जीतने का, और आपने मुझे एक क्विज दिया था। वह कहता है आपको जवाब की ज़रूरत नहीं थी, आपको अप्रूवल और सपोर्ट की ज़रूरत। जो भी मैं जानता हूँ इस बारे में था कि आप अपने दिल से क्या महसूस कर रहे हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुमने जवाब दिया था और तुम जीत गए तो इसका प्राइज़ भी मिलेगा। और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तब वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब तक मैं उन पैसों को यूज़ करने के लिए बड़ा हूँगा तब तक उनकी उतनी वर्थ नहीं रहेगी। मुझे लैंड, मैंने एक जगह पसंद की हुई है जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त। ग्रैंडपा से पूछते हैं क्या तुम्हें ये ज़मीन चाहिए, ये तो यूज़लेस है। तो वो कहता है कि मुझे यही चाहिए। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि 1,60,000 स्क्वायर मीटर कैसे रहेगा, और वो खुश हो जाता है। फिर वो ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे एक और चीज़ भी चाहिए, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पे कर चुका। फिर वो ग्रैंडपा से कहता है फिर हम एक डील कर लेते हैं। ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और उसे कहते हैं फिर तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मेरे पास ना हो, ताकि हम डील कर सकें। तब वो ग्रैंडपा को कहता है कि मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो कि जिन फैमिली के पास नहीं है, और ना ही आप उसको पैसों से खरीद सकते हैं। वो कहता है कि मैं सियोल की लॉ यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर लेकर आऊँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं और ये तो मैं पैसों से नहीं खरीद सकता। और ग्रैंडपा उसको पूछते हैं कि बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और ये हमें नहीं बताया जाता कि उसने बदले में क्या मांगा था। और सीन शिफ्ट होता है, वो लोग कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर बैठे सब लोग जो कि इंतजार कर रहे होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं और ग्रैंडपा अनाउंसमेंट करते हैं। फिर ग्रैंडपा सबको कहते हैं कि अब से फैमिली गैदरिंग में इस बात का ख्याल रखा जाए कि दुजिन की फैमिली भी मौजूद हो। कहते हैं दुजिन मेरा ग्रैंडसन है। उस वक्त दुजिन सोच रहा होता है कि अल्फा 4 ठीक कह रही थी, मुझे कोई रीज़न ढूंढनी होगी, और मुझे रीज़न मिल गई है। मुझे ये पता लगाना है कि इन्हीं सभी लोगों में से वो कौन है जिसने यून को मरवाया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दुजिन पर, जो कि बड़ा हो गया होता है, और उसके पीछे कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो उससे पूछ रहे होते हैं कि आपने लॉ स्कूल की एंट्री में टॉप किया है, आप अपना सीक्रेट बताएं। फिर वो रिपोर्टर्स को बताता है कि मेरा नाम जिन दुजिन है और मैं जिन फैमिली का ग्रैंडसन हूँ। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाती है।